सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू योर वेरी ओन चैनल सुपर नॉलेज पॉइंट। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक शुक्ला और आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे सेल साइकिल के बारे में। जो आईसीएसई क्लास 10 बायो का चैप्टर 1 है उसे आज हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। मतलब चैप्टर 1 तो रिवीजन के लिए, जो चैप्टर नंबर 2 है सेल साइकिल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेल डिवीजन, तो उसे आज हम लोग उसका एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेल साइकिल। हमने इसका एक वीडियो बना दिया जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पूरी अच्छी तरह समझ लिया है, या फिर मैं भी इसका एक वीडियो और बना दूंगा। तो गाइस आपको उसकी टेंशन नहीं लेना, आपको मैं आज जो बताऊंगा उसे समझना है और वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे तो आपको फायदा है। फायदा आपको है कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सेल साइकिल। हमको आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, पहले मैं आपको उसका ओवरव्यू देता हूँ। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ओके, सेल साइकिल, जब सेल डिवीजन होता है मतलब इस टाइप पे सेल डिवाइड हो रहा है, तो जिन जिन स्टेप में वो डिवाइड हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। तो सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड क्यों करें, सेल का डिवीजन क्यों करें, हम लोग ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आना चाहिए कि सेल का डिवीजन हम लोग करें तो करें क्यों। तो गाइस आज हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे जो आईसीएसई क्लास 10 सेलिना की बुक है, तो हम लोग यहाँ पर नीड फॉर न्यू सेल से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सेल डिवीजन हो क्यों रहा है, अपने मन में ये क्वेश्चन लाओ। जब तक क्वेश्चन नहीं लाओगे तब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन नहीं लाओ कि ये सेल डिवीजन हो क्यों रहा है। सेल डिवीजन इसलिए हो रहा है ताकि हमारी बॉडी में सेल नहीं बन सके, क्योंकि हम जब बॉर्न होते हैं, जब मदर वॉर्म भी होते हैं, तब हम लोग सिंगल सेल से होते हैं। क्या सिंगल सेल से होते हैं? सिंगल सेल से हम लोग को ट्रिलियन ऑफ सेल, ट्रिलियन का मतलब मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, लेकिन सुनो, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, तो ट्रिलियन ऑफ सेल, एक सेल से 3000 करोड़ सेल्स बनने में जो इतनी सेल कैसे बन रही है, सिर्फ किसकी वजह से, जो बहुत सारी सेल्स बन रही है ना, उसका मेन कारण है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ओके, तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। ओके, अब देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि नई सेल्स की हमें जरूरत क्यों है, क्या गाइस, अगर आपसे कोई पूछे नीड फॉर न्यू सेल्स, हमें न्यू सेल्स की क्यों जरूरत है, तो पहला आप कह देंगे ग्रोथ के लिए। ये तो है नहीं कि जब आप पैदा हुए थे तब आप इतने से थे, आप पूरी जिंदगी भर इतने से रहोगे, वो तो हो नहीं सकता। तो जो पहला सेल्स की जरूरत होती है, सेल्स की हमें जरूरत अपनी लंबाई को बढ़ाने के लिए, फिट होने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए, मतलब अपनी ग्रोथ करने के लिए हमें मेनली किसकी जरूरत होती है, सेल्स के लिए, सेल्स की जरूरत होती है। दूसरा आता है हमारा रिपेयर। रिपेयर का मतलब होता है जैसे आपको कभी चोट लग जाती है, लेट्स सपोज अगर आपको कभी चोट लग जाती है तो आप देखते होंगे कुछ दिन वहां पर पहले तो रेडिस होता है जिस टाइम पर चोट लगती है, फिर उसके बाद क्या होता है, वहां पर कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक सही हो जाता है। तो उसे हम लोग वहां पर क्या होता है, जो पुरानी सेल्स है जो अगल बगल, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर मेरे चोट लगी है और इस जगह मेरी चोट लगी है। ओके, देखो ध्यान से, यहाँ पर मेरे चोट लगी हुई है और जो इसके इधर उधर मतलब सराउंडिंग्स की सेल होंगी वो क्या करेंगी, सेल डिवाइड होंगी और नई सेल्स बनाएंगी जो कि यहाँ पर आके अपना वर्क करेंगी। ओके, तो ये हो गया हमारा रिपेयर। देन हो गया रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जैसे हमारे बॉडी के कुछ पार्ट जो होते हैं उनकी सेल हर टाइम रिप्लेस हुआ करती है, मतलब एक लिमिटेड, देखो रिप्लेसमेंट में लिखा हुआ है देयर इज ऑलवेज अ वेयर टीयर ऑफ सेल ड्यूरिंग द नॉर्मल बॉडी। ओके, हाँ, जो 2 मिलियन रेड, अब देखो सेल्स जो बनती हैं, जो आरबीसी का नाम अगर आप लोगों ने सुना हो तो वो 120 डेज में मर जाती है। तो मतलब 120 डेज में उसको हटा दिया जाता है, चाहे वो काम कर पाए या ना कर पाए, अगर एबल है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, मतलब 120 डेज बाद इनको चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो इस वजह से हमारी किसके, अब देखो सैनिक है हमारी बॉडी के लिए, जब भी कोई वायरस आता है तो ये सैनिक की तरह काम करके लड़ती हैं। अब सैनिक को सैनिक अगर 40 साल तक है, जवान है, तब तक वो लड़ सकता है बच्चे, अगर उसको 60 साल में भी लड़ाने को गए तो कहाँ लड़ पाएगा। इसी वजह से आरबीसी को 120 डेज के बाद रिमूव कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। फिर अगला आता है हमारे पास फॉर रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो आप नहीं होते, हम नहीं होते, मतलब कि फिर से देखो, ग्रोथ हुआ, रिपेयर और रिप्लेसमेंट, फिर रिप्रोडक्शन में फिर से जब मदर और फादर मतलब पेरेंट्स ने ऑफस्प्रिंग की तब जाके वहां पर एक सेल बना और उस सेल की वजह से आज हम लोग हैं। ओके, तो रिप्रोडक्शन में भी सेल की जरूरत लगती है। ओके, तो ये हो गया हमारा टॉपिक। अब देखो यहाँ पर हम आपको एक और कंसेप्ट बताने जा रहे हैं जिसको जरा ध्यान से समझिएगा। ओके, देखो वो कंसेप्ट है काइंड ऑफ सेल। सेल कितनी तरह की होती है, क्या कंसेप्ट था हमारा अब जो डिस्कस करने जाना है वो कंसेप्ट है काइंड
ऑफ सेल्स, मतलब सेल होती कितनी तरह की है। आप सभी को पता है सेल होती है मेनली तो दो तरह की होती है, पहली और दूसरी। पहली होती है बॉडी सेल, दूसरी होती है सेक्स सेल, जैसे एग और ओवम। ओके, क्योंकि आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। तो बॉडी सेल, सेक्स सेल्स, और बॉडी सेल को हम लोग कहते हैं सोमैटिक सेल। क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल। और यहाँ पर देखो, अगर मैन में बात करें, इन मैन एंड इन वुमेन, वैसे सेल तो दोनों में सेम होती हैं। देखो इन मैन में क्या होता है, बॉडी सेल्स 46 होती हैं। देखो हम आपको बताते हैं, बॉडी सेल जो होती हैं 46 होती हैं, मतलब कि 23 पेयर्स हो गए क्रोमोसोम के हिसाब से देखें तो 23 ऑफ पेयर्स ऑफ जो मतलब 23 पेयर जो क्रोमोसोम होते हैं 46, वो क्या होती है? बॉडी सेल्स। अब उसमें जो सेक्स सेल्स होती हैं वो 23 होती है, मतलब सिंगल, ये हमारी 2n में होती है। और जो 23 सिंगल होती हैं ये हमारी होती है सिर्फ n में। ओके, तो मतलब यहाँ पर 23 जो सिंगल होती है, यहाँ पर कोई इनका पेयर नहीं होता। सेक्स सेल कितनी? 23 होती है बिना पेयर के, और उसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। सेम वही चीज इन वुमेन में है। तो यहाँ पर कुछ ज्यादा डिस्कस करने लायक है नहीं, तो मैंने इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया। अब हम लोग यहाँ पर अब अपना जो टॉपिक चैप्टर था उसे डिस्कस करेंगे, तो उसके बारे में अब समझते हैं। अब हमारा टॉपिक का नाम आया है सेल साइकिल, डिवाइड, ग्रो एंड रीडिवाइड। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। सेल साइकिल क्या था? डिवाइड, ग्रो एंड रीडिवाइड। डिवाइड, ग्रो एंड रीडिवाइड। सेल साइकिल का काम क्या होता है? कोई भी सेल को डिवाइड करेगा, ये सेल है, इसको डिवाइड करेगा दो डॉटर सेल में, उनको ग्रो करवाएगा, फिर ये एक बड़ी सेल बन जाएगी। ग्रो करने के बाद फिर दोबारा से रीडिवाइड करवाएगा, फिर इसको ग्रो करवाएगा, एक बड़ी सेल बन जाएगी, फिर ये दोबारा से रीडिवाइड होंगी। देन ये प्रोसेस चलता रहेगा एंडलेसली। ओके, तो सेल साइकिल क्या मतलब क्या होता है? मतलब कि हमारी नई सेल, एक पर्टिकुलर इवेंट ऑफ टाइम में हमारी नई नई सेल्स बनना। ओके, तो देखो जो बुक में लिखा हुआ उसे बता देता हूँ। द सेल मस्ट ग्रो सिंथेसाइज। ओके, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे अपना जो मेन टॉपिक होता है। ओके, तो देखो हम आपको एक सेल साइकिल का एक अच्छा सा फिगर बता देते हैं, तो उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखो जो सेल साइकिल होती है उसके दो फेस होते हैं। मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनो। अब यहाँ से आपकी कंफ्यूजन बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, तो कंफ्यूजन ना आने के लिए ध्यान से सुनो। जो सेल साइकिल होती है वो दो तरह की होती हैं। एक होता है डिवाइडिंग फेस। क्या बोला मैंने? एक होता है नॉन डिवाइडिंग फेस। क्या? एक होता है नॉन डिवाइडिंग फेस, मतलब यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं हो रहा। ओके, दूसरा होता है हमारा डिवाइडिंग फेस। क्या होता है गाइस? डिवाइडिंग फेस। इतना समझ में आया? सेल साइकिल हमारी दो तरह की होती है, एक होती है नॉन डिवाइडिंग फेस, एक होती है हमारे पास डिवाइडिंग फेस। तो जो नॉन डिवाइडिंग फेस होती हैं, नॉन डिवाइडिंग और डिवाइडिंग, मतलब कहीं पर सेल डिवाइड कर रही हैं, जहां पर कर रही हैं वो डिवाइडिंग फेस, जहां पर नहीं कर रही हैं सेल डिवाइड वो नॉन डिवाइडिंग फेस। तो जो हमारा नॉन डिवाइडिंग फेस होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। नॉन डिवाइडिंग फेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हम लोग जानते हैं उसे प्यारे नाम से, जिसका नाम है इंटरफेस। ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखो। नॉन डिवाइडिंग फेस को हम लोग इंटरफेस और डिवाइडिंग फेस को एम फेस, या फिर उसे हम लोग कहें तो माइटोटिक फेस। क्या गाइस? माइटोटिक फेस। ओके, तो मैं आपको एक बार और बताना चाहूंगा, जो सेल साइकिल होती है वो दो तरह की होती है, नॉन डिवाइडिंग फेस एंड डिवाइडिंग फेस। नॉन डिवाइडिंग फेस को हम लोग इंटरफेस कहते हैं और डिवाइडिंग फेस को हम लोग एम फेस या माइटोटिक फेस कहते हैं। अब देखो, अब हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे इंटरफेस के बारे में। इसको रखते हैं साइड में, इसको पढ़ेंगे बाद में। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस, ओके, अब इंटरफेस में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इंटरफेस में हमारे तीन फेस आते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री फेसेस। इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ थ्री फेसेस। इसके अंदर तीन फेस होते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा तीनों फेस के बारे में। पहला होता है हमारा जीवन फेस। अभी मैं सबका डिटेल दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ओके, जीवन फेस हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास एस फेस, उसके बाद आता है हमारे पास G2 फेस। ओके, अब हम आपको यहाँ से इसकी डिटेलिंग देंगे, तो जरा ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों। सेल साइकिल दो तरह की होती है, नॉन डिवाइडिंग फेस और डिवाइडिंग फेस। नॉन डिवाइडिंग फेस को हम लोग इंटरफेस और डिवाइडिंग फेस को नॉन
एम फेस और माइटोटिक फेस कहते हैं। इंटरफेस 3 तरह का होता है, G1 फेस, S फेस और G2 फेस। G1 फेस को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फर्स्ट फेस या ग्रोथ 1 फेस। G1 फेस को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फर्स्ट फेस या ग्रोथ 1 फेस। S फेस को बोला जाता है सिंथेसिस फेस एंड G2 फेस को बोला जाता है ग्रोथ 2 फेस, मतलब ग्रोथ 1 सिंथेसिस एंड ग्रोथ 2 फेस। अब यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रोथ 1, G1 और G2 के बारे में। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं G1 फेस की। देखो अब मैं साइड वाला इरेज कर देता हूँ। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं G1 फेस की। इसको याद रखे रहना जो मैंने अभी आपको बताया। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करो, मतलब दोबारा से पीछे जाओ फिर देखना। ओके, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं G1 फेस के बारे में। G1 फेस, उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा G1 फेस जो है हमारा वो 10 आवर्स के लिए चलता है, मतलब G1 फेस 10 आवर्स के लिए होता है। ओके, उसके बाद जो S फेस होता है वो 5 आवर और जो हमारा G2 फेस होता है वो फॉर 1 आवर। तो देखो G1 फेस में क्या हो रहा है, RNA, अब मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान समझना क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो G1 फेस में क्या हो रहा है, RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, क्या राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड। ओके, तो G1 फेस में क्या होता है, जो RNA होता है सॉरी गाइस मैं भूल रहा हूँ, उसको दोबारा से याद कर देता हूँ। तो गाइस जो हमारा RNA होता है उसे हम लोग बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये मैं भूल गया था, मतलब भूल गया था क्या, याद नहीं आ रहा था, पता था क्या होगा लेकिन याद नहीं आ रहा था। ओके, तो G1 फेस में क्या होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन बनेंगे। ओके, फिर देखो अगला पॉइंट बताया गया है, अब देखो यहां पर बताया गया माइटोकॉन्ड्रिया एंड और क्लोरोप्लास्ट, RNA एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस। अब देखो अगर ये है हमारी सेल के अंदर ही न्यूक्लियस, अगर इसके अंदर प्रोटीन बढ़ेगा, RNA बढ़ेंगे तो क्या होगा, सेल का साइज बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद बताया गया है एंड माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में और क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में डिवाइड करेंगे। अब पहले RNA एंड प्रोटीन बना, फिर माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होगा, देन क्लोरोप्लास्ट डिवाइड होगा, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में डिवाइड होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में डिवाइड होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं होता है। ओके, तो ये डिवाइड करेंगे। इन दोनों के पास मैं खासियत बता दूं, इन दोनों के पास खुद के न्यूक्लियस होते हैं। ये बात कभी मत भूलना कि इन दोनों के पास क्या होता है, खुद के न्यूक्लियस होते हैं। ओके, इन लेट G1 फेज द फिल्म मस्ट फॉलो एंड ओके। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मेनली प्रिपरेशन हो रही है सेल डिवाइड करने के लिए। तो ये जो दो पॉइंट मैंने आपको बताया ये मेन है। और फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अभी नेक्स्ट फेज में जाने के लिए प्रिपेयर कर दिया और इसे हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग फेज। क्या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज वैसे हम लोग इसे नहीं बोलेंगे लेकिन बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, रेस्टिंग फेज हो गया। तो ये मैंने 4 बातें आपको G1 फेज में बताई हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं अपने G2 फेज के S फेज के बारे में। ये आप मत सोचिएगा कि G1 के बाद G2 नहीं, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस है। तो अब हम लोग यहाँ पर किसकी बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे S फेज के। S फेज मतलब कि सिंथेसिस फेज। तो देखो ऐसे से बताया गया दिस इज अ शॉर्टर ग्रोथ फेज, मतलब यहाँ पर बहुत कम ग्रोथ होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टर ग्रोथ फेज। ओके, तो शॉर्टर ग्रोथ फेज होता है ये, इन विच RNA एंड प्रोटीन नेसेसरी। अब देखो जो RNA और प्रोटीन वहां पर बना था वो RNA एंड प्रोटीन यहाँ पर क्या होगा, यूज किया जाएगा। देन लिखा हुआ आफ्टर द डिवाइडिंग फेज गेट्स कंप्लीटेड द न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल इनटू द इंटरफेस एंड देन विद द साइकिल इज गोज ऑन। ओह गाइस, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। देखो एस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में क्या होगा, सिंथेसिस फेज में जो आप डीएनए का नाम सुने होंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो डीएनए होता है वो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सिंथेसाइज होगा। सिंथेसाइज, देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डीएनए आर
सिंथेसाइज्ड, एंड देन यहाँ पर डीएनए सिंथेसाइज्ड और क्रोमोसोम डुप्लीकेट होंगे, क्रोमोसोम आर डुप्लीकेटेड। ओके, स्पेलिंग को मत जाना। एस फेस में हमारे डीएनए बनेंगे और क्रोमोसोम डबल होंगे। उसी के बाद हम लोग बात कर लेते हैं G2 फेस की। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था G1 फेस में, G1 फेस होता है 10 आवर्स के लिए, ये होता है 5 आवर्स के लिए, और ये होता है 1 आवर्स के लिए। ओके, तो इस बात को याद रखना, मतलब ये शॉर्ट फेस है, बहुत ही शॉर्ट प्रिपरेटिव फेस है, मतलब यहाँ पर बहुत कम टाइम में ज्यादा कुछ होता है। यहाँ पर ज्यादा कुछ खास नहीं होता है। यहाँ पर आरएनए जो बना था ग्रोथ फेज में वो कंजप्शन होगा, क्रोमोसोम डुप्लीकेट होंगे, फिर उसके बाद ये जो है अपने अगले सेल डिवीजन मतलब अपने अगले फेज में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाता है हमारा इंटरफेस खत्म। तो यहाँ पर कुछ खास नहीं था। ओके, अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये हमने आपको बताया सेल साइकिल। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं सेल साइकिल कुछ इस तरह से होती है। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं सेल डिवीजन की। किसकी बात करेंगे अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सेल डिवीजन। तो जरा ध्यान से समझिएगा, अभी मैंने आपको सेल साइकिल बताया था, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। अब मतलब अभी तक हमने ये देखा कि सेल साइकिल होती किस तरह थी, मतलब कौन कौन से फेज आते थे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे सेल डिवीजन, सेल डिवाइड कैसे हो रहा है। तो इसके भी दो वे हैं, मैं पहले आपको फ्लो चार्ट से समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको फिर डिटेलिंग दूंगा। तो ये दो तरीके होते हैं, एक होता है हमारे पास माइटोसिस, एक होता है आपकी मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके गाइस, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस एंड मियोसिस दो तरीके होते हैं हमारे पास। सेल डिवीजन दो तरह में होता है, या तो माइटोसिस में होगा या तो होगा मियोसिस में। अब देखो माइटोसिस में हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं, जरा उसको ध्यान से समझिएगा। जो हमारा माइटोसिस होता है, इसका जब यहाँ पर सेल डिवाइड होता है तो इसका जो सेल डिवाइड यहाँ पर होंगे उसका मेनली यूज होगा फॉर ग्रोथ के लिए, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। बस इससे ज्यादा जो सेल्स बनेंगे, मतलब माइटोसिस के प्रोसेस से ज्यादा सेल डिवाइड होती है। अगर सेल डिवाइड हो रही तो मैक्सिमम टाइम माइटोसिस से इसलिए होंगे क्योंकि इनका काम जो है ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज किया जाता है। जो सेल यहाँ पर डिवाइड होंगे उसका काम ग्रोथ और रिपेयर में लिया जाएगा, लेकिन जो सेल डिवाइड होंगी मियोसिस के प्रोसेस में वो सिर्फ सेक्स सेल्स होंगे। मतलब कि जो आपके एग और ओवम होते हैं, स्पर्म होता है, ये सब क्या होंगे, कहाँ पर डिवाइड होंगे, मियोसिस में। ओके, तो ये बात मैं आपको बता रहा था। अब देखो, अब हमारा मेन जो कंसेप्ट आता है हमारे चैप्टर का वो आता है माइटोसिस। तो जरा बच्चों ध्यान से समझना, ये आप ही लोगों के लिए इजी पड़ेगा अगर आप लोग समझ लोगे तो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग गया तो लाइक कर देना हमारी मेहनत के लिए। देखो, माइटोसिस इज द सेल डिवीजन इन व्हिच वन पेरेंट सेल। अब यहाँ पर क्या है, माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एक पेरेंट सेल होता है, जहां पर एक पीसी होता है, और वो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होता है। क्या? दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होता है। ओके, मतलब यहाँ पर क्या होगा, माइटोसिस में क्या होगा, एक पेरेंट सेल होगा और वो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल होगा। फिर जब होंगे तो ये पेरेंट सेल बन जाएगा, यहाँ पर दो होंगे, एंड सेम थिंग इज गोस ऑन एंडलेसली। ओके, तो ये मैंने आपको बताया। आप देखो यहाँ पर पेरेंट सेल से, मतलब पेरेंट सेल से एक डॉटर सेल बनने में, जो टाइम लगा है उसे हम लोग पढ़ेंगे। जितने प्रोसेस हुए हैं पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनने में, जितने भी प्रोसेस हुए हैं, अगर आपको वो पढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा पूरे माइटोसिस के फेस। तो अगर आप पूरे माइटोसिस के फेसेस पढ़ लिए तो आपको पता चल जाएगा कि पेरेंट सेल से डॉटर सेल कैसे बना। अभी आपको सिर्फ यही पता है कि पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनता है, कैसे बना वो हम लोग पढ़ेंगे माइटोसिस में। तो चलो बिना देरी किए उसे भी पढ़ डालते हैं। ओके, तो देखो माइटोसिस में हमारे 4 तरह के फेस होते हैं। जरा ध्यान से समझना, मैं जो बता रहा हूं, 4 तरह के फेस होते हैं। पहला फेस देखो, इसमें कुछ जल्दी नहीं करनी है। देखो सबसे पहला होता है हमारे पास प्रोफेस,
मेटाफेस, एनाफेस। अब मैं यहीं पर आपको इन सबकी डिटेलिंग दे दूंगा। एंड टीलोफेस। माइटोसिस चार तरह, माइटोसिस में मेनली 4 फेज होते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। ओके, इतना समझ में आया। अभी मैं मार्कर में रिफिल कर लेता हूँ फिर हाँ, तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि माइटोसिस 4 तरह का होता है, मतलब माइटोसिस में 4 फेज आते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। क्या गाइस, रिवाइज वन मोर टाइम, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं अपने प्रोफेस के बारे में। तो देखो प्रोफेस में क्या होता है, तो यहां पर हम आपको प्रोफेस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ओके, सबसे पहले यहां पर हम लोग फिगर के साथ साथ डिस्कस करेंगे। यह हमारा बात चल रही है प्रोफेस के बारे में। तो प्रोफेस में क्या होगा, देखो प्रोफेस में क्या होगा, जो सेंट्रियोल्स होंगे, जो हमारे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं वो मूव करने लगेंगे। तो पहली बात आ गई सेंट्रियोल्स मूविंग। ओके, सेंट्रियोल मतलब इधर उधर कुछ अपना काम करने लगेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पर जो क्रोमोसोम होंगे वो डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। क्या डिस्टिंक्ट मतलब, आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्रोमोसोम आर डिस्टिंक्ट, ये भी हम आपको बता रहे हैं। क्रोमोसोम क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ओके, फिर उसके बाद हमारे बुक में लिखा हुआ है, ओके, फिर उसके बाद यहीं पर क्या होगा, यहीं पर हमारा जो है, मतलब अभी मैं यहाँ पर प्रोफेस की स्टार्टिंग बता रहा हूँ। क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट हो गए और यहाँ पर क्रोमोसोम जो है अरेंज भी हो जाएंगे। क्रोमोसोम आर ऑलरेडी डुप्लीकेटेड एज पेयर्ड क्रोमैटिन, मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम जो होंगे डुप्लीकेटेड हो जाएंगे। फिर बताया गया सिस्टर क्रोमैटिड अटैच टू, हाँ ओके। उसके बाद इसी में क्या होगा, थोड़ी टाइम बाद यहाँ पर जो होंगे वो अरेंज हो जाएंगे, मतलब जैसे सिस्टर क्रोमैटिड होता है ना, ऐसे ये इस तरह क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड बन जाएंगे। ओके, मतलब सिस्टर क्रोमैटिड के फॉर्म में आ जाएंगे। फिर उसके बाद बताया गया है स्पिंडल फाइबर्स अपीयर्स बिटवीन फॉर्मिंग टू डॉटर सेल्स। ओके, फिर यहाँ पर बताया गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर। आप प्रोफेस के आखिरी तक आते आते, लेट प्रोफेस में आते आते आपको क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है थोड़ा थोड़ा सा डिसअपियर होने लगेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा सा गायब होने लगेगा। ओके, बाकी यहाँ पर पेयर हाउस रहेंगे और यहाँ पर वो सेंट्रियोल्स रहेगा। ओके, तो इतनी बात समझ में। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज में प्रोफेस हो गया, यहाँ पर ये है अर्ली प्रोफेस, ये है लेट प्रोफेस। अब यहाँ पर लोग बात करते हैं मेटाफेज के बारे में। ओके, मेटाफेज में देखो क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो आप सभी को पता है पूरी तरह से अटैच हो जाएगा, और जो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स होंगे, जो यहाँ पर मैंने आपको सेंट्रोमियर बताया था, तो यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे कुछ इस तरह से। ओके, तो स्पिंडल फाइबर जो होंगे वो पहली बार पोल में पहुंच जाएंगे, मतलब किनारे पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर कुछ एस्टर्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे। क्या गाइस, एस्टर्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे। अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी क्या बता रहा हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ एस्टर्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, अब सेल साइकिल तैयार हो रही है डिवीजन करने के लिए। तो यहाँ पर जो सेंट्रियोल्स बोल रहा है, इधर उधर वॉक कर रहा है कि चलो अभी मुझे डिवाइड होना है, और ये पेयर में आ गए थे अर्ली प्रोफेज में। फिर लेट प्रोफेज में क्या हो गया, न्यूक्लियस धीरे धीरे गायब होने लगा। फिर मेटाफेज में क्या हो गया, मेटाफेज की स्टार्टिंग में न्यूक्लियस गायब हो गया, लेकिन मेटाफेज में यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, न्यूक्लियस गायब हो गया, लेकिन फिर जो ये बता रहा था मैं, स्पिंडल फाइबर, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर्स क्या होंगे, हमारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होने लगेंगे, मतलब पोल पे पहुंच जाएंगे, और जो ये है हमारा, मैं क्या कहना हूँ, मतलब क्रोमोसोम होंगे, ये हमारे इक्वेटर पे पहुंच जाएंगे। ये हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वेटर पे पहुंच जाएंगे। इसका मैं फिगर अच्छे से बना देता हूँ, मतलब सभी हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वेटर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर इसे हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, किसी माइटोसिस को। ओके, तो यहाँ पर इक्वेटर पे पहुंच गया, इसी के तो हम लोग इक्वेटर बोलेंगे ना। उसके बाद टीलोफेज में क्या होगा, ओके नहीं, एनाफेज की बात करें, एनाफेज में यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सेंट्रोमियर अटैचिंग। ओके, अब यहाँ पर जो सेंट्रोमियर था स्पिंडल फाइबर, तो वो अब धीरे धीरे क्या करेगा। अब अगर हम लोग बात करें, ये था इसका, अब इसका अगर बात करें तो यहाँ पर जो हमारा ये ऐसे था कुछ और ये ऐसे था कुछ, तो यहाँ पर जो सेल्स थे ना, मतलब जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो थे ना, अब यहाँ पर हमारे 2 पेयर इधर आ जाएंगे, 2 पेयर इधर, 2 पेयर इधर, 2 पेयर इधर, और बाकी ऐसे ऐसे
मतलब यहाँ से जो क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड थी वो सब क्या हो गई, अलग अलग हो गई। ओके, तो एनाफेज में मेनली यही इसी का डिवीजन होता है। और यहाँ पर बताया गया है अब फरो स्टार्ट्स। ओके, अब यहाँ पर बीच में फरो लाइक स्ट्रक्चर बनने लगता है जो कि टेलोफेज में जाके वो एकदम अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे ऐसे। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर, एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर, बाकी सब इधर। ओके, तो ये था हमारा, और इनके बीच में फरो लाइक स्ट्रक्चर बना ही रहता है। ओके, तो ये था हमारा टेलोफेज। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एनाफेज। एनाफेज हमने आपको बता दिया। टेलोफेज में मेनली यहाँ पर अभी एनाफेज, लेट एनाफेज हो गया या अर्ली एनाफेज हो गया। अब टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज में मेनली, अब इसका फिगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। टेलोफेज में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर लाइक बन जाएगा जहां पर एक न्यूक्लियस इधर आ जाएगा, एक न्यूक्लियस इधर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस उतने अच्छे नहीं होंगे और यहाँ पर स्पिंडल आप दे इसका डिवीजन होगा। जब इसका डिवीजन होगा तो उसे हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले साइटोकाइनेसिस वाले प्रोसेस में। तो अभी तक हमने कैरियोकाइनेसिस पढ़ लिया। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, एंड साइटोकाइनेसिस में हम लोग पढ़ेंगे कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस का तो डिवीजन हमने करवा दिया इतने सारे प्रोसेस से। अब जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा उससे हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले पार्ट में। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि जब मैं भी तुरंत अगला पार्ट अपलोड करूंगा तो आपको वीडियो मिल जाए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल बने हो मेरे दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर।